पढ़ाया गया था कि साइक्लोहेक्सेन के कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में 4 बताया गया था। चेयर, वो ट्विस्ट, वो हाफ चेयर, ये 4 बताए गए थे। और सबसे स्टेबल क्या बताया गया? चेयर बताया गया था। चेयर वो, और ये बताया गया था कि चेयर होता है, ये क्या होता है? कायरल होता है। चेयर क्या होता है? कायरल होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे बात चेयर की कर रहे हैं, यहाँ पर 6 कार्बन हैं, सभी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होंगे। तो एक हाइड्रोजन को एक्सियल हाइड्रोजन कहेंगे और एक को इक्विटोरियल कहेंगे। एक को क्या कहेंगे? एक्सियल, और दूसरे को क्या कहेंगे? इक्विटोरियल। तो HA फॉर एक्सियल, HE फॉर इक्विटोरियल। HA एक्सियल हाइड्रोजन, HE इक्विटोरियल हाइड्रोजन। HA above and below the plane, HE in and out the plane। यहाँ पर ध्यान रखना, एक क्रॉस कॉपी दो। जैसे मान लो ये इसका एक कार्बन है, ये कार्बन है, तो HA जो है ये एक कार्बन पर देखो ऐसे एबव द प्लेन होगा, तो अगले पर ये बिलो द प्लेन होगा। बात सुना ना? जैसे कार्बन 1 बोल दें, ये कार्बन 2 बोल रहे हैं, तो कार्बन 1 पर अगर ये एबव द प्लेन है तो 2 पर क्या होगा? बिलो द प्लेन। 3 पर फिर एबव द प्लेन, 4 पर फिर बिलो द प्लेन। और ये HE जो है 1 पर आउट द प्लेन है, तो दूसरे पर इन द प्लेन होगा, तीसरे पर फिर आउट द प्लेन होगा, चौथे पर फिर, मतलब एक पर इन, दूसरे पर क्या होगा? आउट। ठीक है? तो यहां पर ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो। वही लिखे एक्सियल मतलब एबव एंड बिलो द प्लेन, या चाहे तो यहां पर इन अल्टरनेट मैनर कर लो, इन अल्टरनेट मैनर, यहां पर भी इन अल्टरनेट मैनर। अल्टरनेट का मतलब एकांतर क्रम में। अब ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो। जैसे HA पहले कार्बन पे एबव है, तो दूसरे पर क्या होगा? बिलो। ऐसे एबव, ये क्या होगा? बिलो। तो ये सिस हुआ या ट्रांस हुआ? ट्रांस। और तीसरे पर फिर एबव, तो सिस। थोड़ा सा गलत तो लिखे हैं, एबव है बिलो। हाँ, एक पर एबव, दूसरे पर बिलो, एबव बिलो। हाँ ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो, HA RHE, ध्यान रखिएगा, R करके लिखे हैं, ऑफ अल्टरनेट कार्बन। सिस होगा, ऑफ एडजेसेंट कार्बन ट्रांस होगा। जैसे पहले और तीसरे कार्बन का जो HA है ये सिस है, लेकिन पहले और दूसरे का HA ट्रांस है। इसी तरह से पहले और दूसरे का HE ट्रांस है, लेकिन पहले और तीसरे का क्या है? सिस है। चाहे HA HA की बात करो, चाहे HE HE की बात करो, लेकिन पहले का HA और दूसरे का HE सिस होगा। मतलब एक का HA ले लो और दूसरे का HE ले लो, सिस। HA
एडजेसेंट कार्बन, ये क्या होगा? सिस। अच्छा ध्यान देना, फिर से देखना बेटा, ये ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास एक कार्बन है, देखना ये एक कार्बन है, ये हाइड्रोजन अगर कहा जाए तो एक्सियल बोलोगे, एवं है, और ये आउट या इन जो भी बोलोगे इसको क्या बोलोगे? इक्वेटोरियल। ये एक्सियल और ये क्या है? इक्वेटोरियल। ऐसे है, ऐसे मान लो ये एंगल कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। इसको ऐसे 90 डिग्री से रोटेट कर दो। अब ये जो एक्सियल एबव द प्लेन था ये क्या हो गया? इन या आउट द प्लेन हो गया, और जो इन या आउट द प्लेन था ये क्या हो गया? बिलो द प्लेन हो गया। मतलब अगर किसी कार्बन के अराउंड बांड को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया जाए तो जो एक्सियल है वो इक्वेटोरियल बन जाएगा, और इक्वेटोरियल क्या बन जाएगा? एक्सियल। इसको कहते हैं रिंग फ्लिपिंग। क्या कहते हैं? रिंग फ्लिपिंग। इधर कोई डालेगा? ऊपर का ही डालेगा। Bond around any carbon is rotated by 60 degree, then HA convert into HE. Sorry, 90 degree. And HE into HA. ये एंड फिनोमिना इज नोन एज रिंग फ्लिपिंग। एक बार आपके नीट में ही पूछा गया है रिंग फ्लिपिंग के बारे में कि व्हाट इज रिंग फ्लिपिंग, और जल्दी से मिलता नहीं किसी में। ठीक है, तो अगर किसी कार्बन के अराउंड बांड को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया जाए तो HE बन जाएगा और HA बन जाएगा। इस फिनोमेना को रिंग फ्लिपिंग कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना। Enable compound CH3 group are in cis manner in trans manner neither cis nor trans, sometimes cis, sometimes trans। क्या बात है? क्या बोल दिया था? डी सी ऑप्शन ए एक्सियल के पोजीशन पे है और ये इक्वेटोरियल के है। तो एक कार्बन का एक्सियल दूसरे का इक्वेटोरियल क्या लिखाया गया है? सिस लिखाया गया है। क्या लिखाया गया है? सिस लिखाया गया है। ये तो लिखाया गया है। तो ऐसे थोड़े HA लिखा के पूछेगा किसी से एडवांस है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। ठीक है, कि अब ये जो CH3 है ये एक्सियल के पोजीशन पे है और ये CH3 कहाँ पे? इक्वेटोरियल। और एडजेसेंट वाले क्या होते हैं?
मतलब एक का HA दूसरे का HE क्या होता है? सिस। अब यहाँ पर अगर CH3 होता और यहाँ पर CH3 होता तब भी सिस होता, पहले और तीसरे का सिस होता। यहाँ पर CH3 हो, यहाँ नीचे लटका दो तो ट्रांस हो जाएगा। यहाँ पर बोल्ड और डॉटेड लाइन है, देखेंगे सब पहले पढ़ाया गया है। यहाँ पर किसकी पोजीशन पर है ये देखेंगे, ठीक है ना? तो उम्मीद करेंगे बन जाएगा ना। चलो, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी of conformational isomer. Factor affecting stability of conformational isomer. क्या conformational ठीक है आइसोमर, इसको क्या लिखते पहला स्टेरिक स्ट्रेन, स्ट्रेन डेवलप due to interaction in between electron cloud of non-bonded atom. Strain develop due to repulsion in between electron cloud of non-bonded atom. देखना बेटा, सब लोग ध्यान से देखना, डिफिनेशन से नहीं समझोगे, डायग्राम देख के समझोगे। जैसे ये कार्बन और कार्बन है, ये H और ये H, ये H कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, H कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, लेकिन आपस में बॉन्ड नहीं बनाया है। तो चूंकि आपस में बॉन्ड नहीं बनाया है, इसलिए क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डेड एटम बोलेंगे। और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो रिपल्सन होगा या इंटरेक्शन होगा, इस इंटरेक्शन के कारण जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसको स्टेरिक स्ट्रेन क्या कहेंगे? तो डायग्राम बना के समझिएगा कि स्टेरिक स्ट्रेन कहां पे दिखा रहे हैं। और यहीं पर और समझ लो, इसके बाद टार्सियोनल स्ट्रेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? टार्सियोनल स्ट्रेन। ध्यान देना, ये आपस में बॉन्ड नहीं बनाए हैं, लेकिन कहीं न कहीं पर बॉन्ड बनाए हैं। तो ये जो बॉन्ड बनाते समय इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे, बॉन्ड बनाते समय इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे? शेयर किए होंगे। तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन से जो स्ट्रेन डेवलप होगी तो उसको क्या कहेंगे? टार्सियोनल स्ट्रेन। तो दिस इज टार्सियोनल स्ट्रेन। स्ट्रेन डेवलप ड्यू टू रिपल्सन in between electron pair of shared electron pair of non-bonded atom। भैया देखना बेटा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ध्यान देना, डायग्राम बना के समझिएगा, नहीं तो आप कहोगे कि जब नॉन बॉन्डेड है तो इलेक्ट्रॉन कहां शेयर किया है? आपस में बॉन्ड नहीं बनाया है, कहीं कहीं बनाया है। तो ये ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जैसे मान लो कोई एटम है, यहाँ पे बॉन्ड बनाया है, ये कोई एटम है, यहाँ पे बॉन्ड बनाया है, ऐसे खड़े हैं दोनों, ऐसे बगल बगल हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्सन होगा, और इस रिपल्सन से जो स्ट्रेन डेवलप होगी इसको स्टेरिक स्ट्रेन कहेंगे। और ये इसके साथ बॉन्ड बनाया तो इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा, ये इलेक्ट्रॉन शेयर इनके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर में भी तो रिपल्सन होगा। तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, उस रिपल्सन से जो स्ट्रेन डेवलप होगी उसको लोग क्या कहेंगे? टार्सियोनल स्ट्रेन। अच्छा अब ये बताओ, कल आपको जब पढ़ा रहे थे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म तो डायग्राम बनाए थे ऐसे,
इसको क्या बोले थे, इक्लिप्स, क्या बोले थे, और ऐसे कर दिए थे स्टैगर्ड। इक्लिप्स में टार्सियोनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन ज्यादा है या स्टैगर्ड में? स्टैगर्ड में दोनों दूर हैं, ये एच मान लो और ये एच मान लो, ये दूर हैं और या यहाँ पे दूर है। स्लिप्स में पास है, इक्लिप्स में पास है ना, तो पास है तो रिपल्सन ज्यादा होगा। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जो है, यहाँ पे है, यहाँ पर भी ये पास है, देखो ऐसे देखो, ये पास है ना, ये और ऐसे कर दिए तो रिपल्सन कम हो गया। और ये स्ट्रक्चर है स्टैगर्ड, और ये क्या है, इक्लिप्स। तो इसका मतलब जो इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन है, इसमें टार्सियोनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन दोनों अधिक होती है, इसलिए इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। तो लिख लेंगे इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन हाँ बेटा conformational isotope. Eclipse conformation is less stable than staggered. Due to what proton? Due to steric and torsional strain and torsional strain, steric strain and torsional strain. इसको लिखो बेटा, यही तो पूछा गया ना कि इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन इज लेस स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक स्ट्रेन, टार्सियोनल स्ट्रेन, बोथ एंगल स्ट्रेन, क्या होता होगा बोथ, ठीक है ना। चलो आगे लिखिएगा, एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन। ध्यान दो, हाइड्रोकार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब एल्कीन का स्पेशली क्या होता है sp3, और एल्कीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो बॉन्ड एंगल कितना बोलोगे, 109.28। तो अगर बॉन्ड एंगल 109.28 से ज्यादा है या कम है तो कहा जाएगा कि स्ट्रेन आ गया, क्या आ गया, स्ट्रेन। तो एनी डेविएशन इन बॉन्ड एंगल फ्रॉम 109.28 डिग्री, एनी डेविएशन इन बॉन्ड एंगल फ्रॉम 109.28 डिग्री लीड्स स्ट्रेन move as angle strain. Cyclohexane, sorry, propane and cyclobutane is less stable due to angle strain. ध्यान दो, ये साइक्लोप्रोपेन है, कितना डिग्री है, 60, ब्यूटेन 90 डिग्री।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। If any conformation has hydrogen bond, then stability increases. इसको बता दें क्या? इसको यहाँ पर हमको आप ब्यूटेन बनाए थे, यहाँ पर CH3 ध्यान रखना, कार्बन 1 2 3 4 था, तो कितने कन्फर्मेशन लिखे थे? 4। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखे रहे ये ग्लाइकॉल किसमें क्या है? ग्लाइकॉल। देख लो ब्यूटेन में जहां पर CH3 है, ग्लाइकॉल में वहां पर क्या है? बस यही तो अंतर है। तो इसका मतलब कल जैसे हम लोग ब्यूटेन का बनाए थे वैसे ग्लाइकॉल बना सकते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पर तो कितने बनाए गए थे? 4। यहाँ पर अब यहाँ पर हमें 60 डिग्री 60 डिग्री क्या बोले? फुल्ली इक्लिप्स। यहाँ पर स्क्यू आर्गाज, यहाँ पर पार्शियल इक्लिप्स, एंटी यहाँ पर है बेटा, यहाँ पर हार्डन बांधनी तो स्टेबिलिटी हार्डन क्या हो जाएगा? स्क्यू एंटी स्टैगर्ड पार्शियल इक्लिप्स फुल्ली इक्लिप्स, मोर स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान दो, कल जब ब्यूटेन का लिखे थे ब्यूटेन तो सबसे ज्यादा स्टेबल किसको दिखाए थे? एंटी स्टैगर्ड को।
आज सबसे ज्यादा स्टेबल किसको दिखा रहे हो? SQ SQ को। तो एक तो स्टेबिलिटी आर्डर हो जाएगा, दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाई SQ इज मोस्ट स्टेबल, तो ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वान डेर वाल्स फोर्स, पोलैरिटी, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो क्या बताओगे? इंट्रामॉलिक्यूलर। यहाँ पर ध्यान रखना, ये तो देख ही रहे हैं। अगर यहाँ पर हम लोग EF लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2-फ्लोरोइथेनॉल। अब फिर से नंबर बना लेना, क्या हो जाएगा? 2-फ्लोरोइथेनॉल, समझ लीजिएगा। अब अच्छा, आप कह सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ पर भी होगी, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, ये जो O है ऐसे, ये काफी नजदीक हैं, तो O के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में अट्रैक्शन से ज्यादा रिपल्सन होगा, और यहां पर इसका जो O का H है और इसका O अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अब और दूर चला गया, पार्शियली इक्लिप्स वाले में बहुत दूर हो गया, बस सुना ना। अच्छा, अब यहां पर नहीं होगा, OH की जगह पर क्या आ गया? F, तो यहां पर F रख दो, F रख दो, F रख दो, F रख दो, ये क्या हो जाएगा? 2-फ्लोरोइथेनॉल हो जाएगा। तो 2-फ्लोरोइथेनॉल का भी तो यही सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर किसका ये आर्डर है? ग्लाइकॉल का है, या भैया 2-फ्लोरोइथेनॉल, 2-फ्लोरोइथेनॉल का। फ्लोरोइथेनॉल का है। ठीक है ना? इसका दोनों बगल बना ग्लाइकॉल और फिर 2-फ्लोरोइथेनॉल। एक नीट में पूछा गया है कि व्हिच वन इज मोस्ट स्टेबल, ऑर्डर नहीं पूछा गया, व्हिच वन इज, आंसर विल बी SQ। दूसरा है पोलैरिटी। If in any conformation opposite poles are close, then stability increases. अपोजिट पोल नजदीक है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सिमिलर पोल नजदीक है, स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। तो ये था, इसको डालेगा फैक्टिंग स्टेबिलिटी। यहां पर बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी आपके सिलेबस में वैसे तो नहीं है और ना हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा साइक्लिक कंपाउंड के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड।
डेविएशन इन एंगल, डेविएशन इन एंगल, ठीक है भैया। इधर है ना ये 60 डिग्री 90 डिग्री 110 डिग्री 120 डिग्री। क्या है ये? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन साइक्लोहेक्सेन डी। यहाँ पर आप इसको लगभग 110 मान लें, -60 या अपान हो गया तो कितना हो जाएगा? 25। यहाँ पर 110 माइनस कितना 90 बटे 2 10। यहाँ पर 111 110 माइनस 111 माइनस 0.5 110 माइनस 120 बटे 2 माइनस कितना 5। अच्छा साइन आपको नहीं देखना है, केवल वैल्यू देखना है। साइन आपको नहीं देखना है, क्या देखना है? वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू पहले घटी और फिर बढ़ रही है, फिर क्या है? तो स्टेबिलिटी आ रहा है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? हाँ नहीं सर, साइक्लोपेंटेन, फिर साइक्लोहेक्सेन, फिर क्या? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पर ब्रैकेट में एप्लीकेबल अप टू साइक्लोपेंटेन, ये कहां तक एप्लीकेबल है? ये ऑर्डर जो है अकॉर्डिंग टू वेयर, रियल अकॉर्डिंग टू वेयर। और एक्चुअल अगर आपसे कहा है तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लो या ब्यूटेन आगे का साइक्लोप्रोपेन। तो आइसोमेरिक आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया गया, ठीक है। ये एक्चुअल है, तो अगर अकॉर्डिंग टू वेयर कह रहा है तो आपको क्या बताएंगे? पेंटेन सबसे ज्यादा साइक्लोपेंटेन। एक्चुअल कौन सा है? तो सर ये अप टू का मतलब पहले की अब तो मतलब यहाँ तक, ठीक है। क्या लगता है इसको? अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक आज ले रहे हैं, रीजेंट। अटैकिंग स्पेसीज, हाँ आइसोमेरिक हो गया, क्या हो गया। अब यहाँ से आप कह सकते हो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 चल रहा है,
अभी तक पार्ट 1 था, ठीक है। अटैकिंग स्पीशीज ऑफ सबस्ट्रेट, ध्यान दो, जैसे आप एक रिएक्शन ले रहे हो, यहाँ पर NaOH एक्वस ले रहे हैं, ये ROH हो जाएगा, ये NaX हो जाएगा, क्या हो जाएगा NaX, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट है, रिएजेंट है, सबस्ट्रेट है, रिएजेंट है। रिएजेंट इज ऑफ टू टाइप, पहला इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। अब है नीचे छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन ब्रिज सेंटर, इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन लविंग इन नेचर। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद हो। तो इलेक्ट्रॉन पसंद है, इसका मतलब क्या है कि कहां पर अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पसंद है तो पसंद वही चीज होता है जो कमी होती है जिसके पास है कि नहीं। तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इन नेचर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इन नेचर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो लेना पसंद करेगा नहीं, लेना पसंद करेगा। XH लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाए तो एक्सेप्ट करना पसंद करेगा, और उसको क्या कहेंगे, लुईस एसिड। टू टाइप, व्हाट आर द टू टाइप, पहला न्यूट्रल और दूसरा चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल, इसको ना बेटा भैया, following species acts as neutral electrophile. Following species acts as neutral electrophile. पहला, species in which central atom has incomplete octet. अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि क्या हमेशा लुईस एसिड है, नॉट ऑलवेज, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए उसको तो इलेक्ट्रोफाइल तो है, लेकिन लुईस एसिड तक होगा कब, पेयर जब पेयर एक्सेप्ट, तो यहाँ पर आप नॉट ऑलवेज कर सकते थे। ठीक है, यहां पर एग्जांपल बेटा BF3, BCl3, BBr3, BI3, यहां पर ध्यान दो,
साइज बढ़ रही है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी increase as साइज इंक्रीज। electron deficiency increases. इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन पसंद करना, और फिलिसिटी का मतलब पसंद करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। बढ़ती कब जाएगी? जब इलेक्ट्रॉन की कमी बढ़े। और क्यों बढ़ेगी भैया? वैसे वो भी समझा रहे हैं, पानी पढ़ाए थे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर होता है F के द्वारा बैक बाइंडिंग हो जाती है, तो बैक बाइंडिंग कर लेता है, यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाता है, टुकड़ा इसकी जरूरत नहीं रहती। इनमें जैसे जैसे साइज बढ़ेगी बैक डोनेशन की संभावना क्या होगी? घटेगी। बैक डोनेशन की संभावना घटेगी तो इलेक्ट्रॉन की कमी बढ़ती जाएगी, और कमी बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि हमें मिले। और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, AlCl3, SnCl2, CH2, CH3। CH3 क्या है? फ्री रेडिकल है। ये क्या भैया? फ्री रेडिकल। दूसरा species in which central atom has central atom is attached with multiple bonded electronegative atoms. Attached with multiple bonded electronegative atoms. CO2, SO2, SO3, NO2. Species in which central atom has vacant d orbital. FeCl3, SnCl4, SbCl5, AsCl3, I2, ZnCl2। कई बार इसको गलत काट देते हैं, जैसे मान लो सभी हैं और केवल एक सेलेक्ट करना है, सभी हैं और केवल एक सेलेक्ट करना है, मतलब एक को इग्नोर करना है, तो ZnCl को हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर D नहीं है, यहाँ पर P है। ठीक है? और P भी जो है वो रेयरली यूज होगा, यूज नहीं होता। ठीक है? तो ये करना है, ये हो जाएगा। आयरन, भैया दूसरा होगा 4 two positively charged systems. भैया like Fe triple plus, NO2 plus, SO3H plus, H plus, R plus, CH3 plus। R plus मतलब एल्किल ग्रुप, कोई भी एल्किल ग्रुप हो। ठीक है? Not cation of first case। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकेंड ए
बेरिलियम डबल प्लस, मैग्नीशियम डबल प्लस, कैल्शियम डबल प्लस, स्ट्रांसियम डबल प्लस, बेरिलियम डबल प्लस, एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस, NH4 प्लस। ठीक है, ये सब नहीं होंगे इलेक्ट्रोफाइल में। क्यों भैया? क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन की कमी इनके पास नहीं। जैसे सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। 2 8 कितना होता है बेटा? 11 2 8 1। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? Na प्लस 10 इलेक्ट्रॉन 2। अब ध्यान दो, ऑर्बिट कंप्लीट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसको उठाते क्या? यहाँ तक उठा, ये थर्ड पॉइंट था, यहाँ से आगे थर्ड पॉइंट था ये। ठीक है, चलो न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस लगती है, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन रिच अटैक ऑन न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। Acts as Lewis base always acts as Lewis base. Following time. पहला न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, मल्टीपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। ध्यान ना बेटा, इन तीनों का अगर बात किया जाए तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर रही। क्यों? इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है? बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर इसी दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। यहाँ पर कितना है? कहने के लिए तो 4 है, लेकिन वो प्योर 4 नहीं, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो कभी यहाँ है कभी यहाँ है कि नहीं? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है आगे जाकर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। इधर इतना बेटा ना, ऊपर क्या दूसरा बेटा चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। सर इसमें दूसरा साथ चार्ज नहीं, दूसरा इसमें न्यूट्रल, इसमें होगा न्यूट्रल में दूसरा species in which central atom has lone pair but not bonded with electronegative atom. Center atom has lone pair but not bonded with electronegative atom. ध्यान रखना NH3 RH2 R2NH R3 H2O
R-OH, ROR, PH3, RPH2, R2PH, R3P, R3P। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई कहे H2S, RSH, RSR, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर आपसे कोई कहे कि NM3 के बारे में आप लोग की क्या राय है? नहीं, क्यों? चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन के पास कौन पेयर है ना? F3, 3 F जुड़े हुए हैं, 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, नहीं जुड़ना चाहिए था। इसको डालें क्या भैया? ऊपर वाले इस दो लाइन पे ये दो लाइन भैया। अब देखना सेकंड पॉइंट आ जाएगा चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। यहां पर R नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, R नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, कोई एक्सेप्शन नहीं है। H माइनस, Cl माइनस, CH3 माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, Cl माइनस, जिस पर भी चार्ज है, जिस पर भी चार्ज है, NO2 माइनस, इसको क्या देगा? तीसरा एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंटेट लिगैंड पढ़ेंगे, उभयधर्मी एम्बिडेंटेट पर उभयधर्मी, उभय दंतुवर्ती धर्मी। Nucleophile having two attachment centers, one is charged, one is negatively charged. other is positive And other is neutral. आपके पास ज्यादातर 6 हैं ये। कार्बन के आउटर मोशन में 4 होता है, 1 माइनस कार्बन 5 हो गया। तो अब ये अटैक कर सकता है और ये न्यूट्रल और ये न्यूट्रल चार्ज। तो ये दो सोलर सेंटर, एक न्यूट्रल है या अटैकिंग सेंटर है और एक नेगेटिव चार्ज है। ऐसे सभी में 6 है। CO कहाँ है? उस पर नेगेटिव चार्ज कहाँ है? न्यूट्रल। तो एक चार्ज होना चाहिए तब एम्बिगुल हो गया। इधर फुल है क्या? इधर वाला भैया हाँ बेटा फास्फोरस भाई, नाइट्रोजन के पेंटिकल फास्फोरस है।
लिख लियो मिटा दें। ये देखो PH3 आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फीन पढ़े ना, तो PH लिख रहे थे बार बार इसको वहां पे नहीं ट्राइफेनल फास्फीन पढ़ रहे थे। अच्छा चलो ये हो गया भैया। अब ध्यान दो नोट करके ऑर्गेनिक कंपाउंड having multiple bonded electroplate value acts as both electrophile and nucleophile. RCN, RCOH, RCOR, ये सब डन ना। ये इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा तो यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियली क्या आ जाएगा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, पार्शियल क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, और यहाँ पर अटैक करना पड़े तो न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह कार्य करेंगे। तो एक छोटी सी हेडिंग थी रिएजेंट आदि। अब एक इसी का पार्ट है, बस 3-4 पॉइंट में बोलना है। न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी इधर निकालें। इसको न्यूक्लियोफिलिसिटी हाँ ये क्या डालना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। इसको tendency to attack on electron deficient carbon। न्यूक्लियोफिलिसिटी को N से लिखेंगे, बेसिसिटी को B से। tendency to accept H+। दो पॉइंट हो गए, ठीक है। यहाँ पर ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था। ध्यान देना एग्जाम्पल, बस अब कॉमन पॉइंट चलेंगे, मतलब एग्जाम्पल एक साथ देंगे सबका, है ना। ये ध्यान दो, यहाँ पर एक ध्यान देखो, इलेक्ट्रोनिटी इनवर्सली है लेकिन साइड पे डायरेक्टली जाए, यहाँ पर दोनों के इनवर्सली है। अब ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर CH3 माइनस, NH2 माइनस, CHC ट्रिपल माइनस, OH माइनस, F माइनस, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी, बेसिसिटी घटेगी। एक बार IIT में पूछा गया था तो ये नहीं था, उसमें ये ऑप्शन बीच और ये नहीं था जो ढकते थे। अच्छा आप सोचोगे कार्बन यहाँ पर नहीं है, कार्बन यहाँ पे है, आप थोड़ा सा पीछे लौटना पड़ेगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा रहे थे, तो वहां पर ध्यान देना। यहाँ पर एक पॉइंट आपको पढ़ाया था कि जो sp3 हाइब्रिड कार्बन है ये
हाइड्रोजन से कम नेगेटिव है, लेकिन sp2 हाइड्रोकार्बन नियरली सिमिलर नियरली सेम है और sp हाइब्रिड कार्बन जो है इससे ये ज़्यादा sp3 हाइब्रिड नाइट्रोजन से ज्यादा है। ये पढ़ाया गया, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। ठीक है, तो ध्यान दो, इसका मतलब ये ज्यादा कम नेगेटिव है और क्या है ज्यादा नेगेटिव है। और इसी एग्जाम्पल को बताने के लिए तभी ये पढ़ाया गया था जब आपको इलेक्ट्रोफिल पढ़ाया था। इसको मिटाते हैं ना। तीसरा पॉइंट भैया, थर्ड पॉइंट, N and P of negatively charged species is more than neutral species. भैया N and V of यहाँ पर ध्यान दो, N and V of C minus is greater than N। एक ही स्पीसीज में ये C माइनस और N न्यूट्रल है ना। अब ध्यान दो बेटा, जैसे ये R यहाँ पर X है, यहाँ पर C माइनस को अटैक करना है, ये ध्यान देना, ये ऐसे, ये क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा प्लस, तो अब ये C भी अटैक कर सकता है और N भी अटैक कर सकता है। तो अटैक करने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 2। तो यहाँ पर अगर C अटैक किया तो Cn बना और N अटैक किया तो Nc बना। अब किसके अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा थी? कार्बन के, तो ये मेजर बनेगा माइनर और ये क्या होगा माइनर बनेगा, कम बनेगा। यहाँ पर है तो इधर है बेटा, यहाँ पर O N O है, ये माइनस है, ये न्यूट्रल है। अब बताओ N and V of O minus is greater than N। बात समझ ना? तो अगर न्यूट्रल और नेगेटिव, अब ध्यान दो, यहाँ पर O N O माइनस अटैक करा दो तो क्या होगा? O ज्यादा अटैक करेगा, मतलब R O N O ज्यादा बनेगा और R N O क्या होगा? कम बनेगा। 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, एक तो क्या बनेगा? 2 बनेंगे, दोनों में ज्यादा कम कौन बताएंगे, क्यों ज्यादा कम बताएंगे कि नेगेटिवली चार्ज सेंटर की न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूट्रल से क्या है ज्यादा है। और भैया लास्ट पॉइंट, इसको बता दें क्या? लास्ट पॉइंट इसको भैया, अगर डोनर सेंटर सेम है तो जुड़े ग्रुप की साइज बढ़ने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी, बेसिसिटी बढ़ेगी। फॉर सेम डोनर सेंटर, फॉर सेम डोनर सेंटर with increasing size of attached group, nucleophilicity decreases, basicity increases। ध्यान रखिएगा, ये O है ना, चेन लेंथ बढ़ रही है और ब्रांच बढ़ रही है,
क्या है, बढ़ रही है। अच्छा ध्यान देना बेटा, पहले थोड़ा देख लो। अगर यहीं पर H जोड़ो तो ये एसिड बन जाएगा। ब्रांच ऑफ लॉरी कॉन्सेप्ट, H प्लस देने वाला एसिड और लेने वाला बेस, तो ये H प्लस जुड़ सकता है ना, तो H प्लस ले रहा है तो ये बेस है, और जो बनेगा वो क्या होगा, एसिड। तो अगर ये बेसिसिटी बढ़ रही है मतलब एसिडिक क्रिस्टल क्या होगी, घटेगी। कॉन्जुगेट बेस अगर स्ट्रांग है तो एसिड क्या होता है, वीक होता है। यहाँ तक जानते रहो। कल हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, तो इंडक्टिव इफेक्ट में एसिडिक बेसिक क्रिस्टल सब पढ़ेंगे, तब ये चीज़ वहाँ पर और क्लियर आपको समझा देंगे। एक लाइन और एक क्वेश्चन, टाइम तो हो गया है, घूम ही रहे हैं। एक बता दें, चलो कल चला देना। एक क्वेश्चन बच रहा है, उसको याद दिला देना, तो वो कराने के बाद फिर आगे हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में इंडक्टिव इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब आप लोग अपनी रेगुलरिटी बनाइए है ना, जिससे चीज़ें मिस करेंगे दिक्कत करेगा, ठीक है।